हेलो, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे। क्या बात है, धीरे धीरे जोश बढ़ रहा है। जोश धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हैं? क्या क्या पढ़ा था कल? लास्ट क्या पढ़ा था? अच्छा, नागौर शैली में आ गए थे, नागौर तक पहुंच गए थे। चलो बहुत बढ़िया। तो नागौर शैली का उदय किसके काल में हुआ था? और स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? वक्त सिंह का काल माना जाता है। कैसे रंगों का प्रयोग हो रहा था? फिर मैंने चित्र बनाने बाकी थे। कौन कौन से चित्र थे? वैसे तो मैंने बताए थे तुम्हें कि जैसे हुक्का पीती भी नायिका का चित्र, वृद्धावस्था के चित्र, पारदर्शी वस्त्रों के चित्र, और बिना वस्त्रों के स्नान करते हुए सरोवर में स्नान करते हुए नायिका का चित्र, कुर्सी पर बैठी हुई नायिका और नीचे बैठे हुए पुरुषों के चित्र, ये हमारे नागौर शैली के प्रमुख चित्र हुआ करते हैं जो अपने लिखने थे। और अच्छा, कल अपना बच्चा बहुत होनहार बच्चा भी है, पढ़ता भी अच्छा है। कल लास्ट में अपने से बात कर रहे थे तब अपनी बात हुई थी कि सर ये जो सवाल हैं, ये 2-4 सवाल जब एग्जाम में आए हुए सवाल, ये हमारे हल नहीं हुए हैं, क्या मतलब है? तो मैं इनके सारे सवालों को अच्छे से सर्च किया था। इनका एक तो सवाल यह था, ओखरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो इन्होंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर, 2024 में पूछा हुआ सवाल है। तो एक तो अपन 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, इधर देख, तू देख ना, इधर देख, तेरे लिए सवाल है। असिस्टेंट प्रोफेसर में इंडिया का कल्चर आता है। इंडिया का कल्चर आता है तो ओखरी आभूषण एक प्रकार का कमर पे पहना जाता है जो तमिलनाडु राज्य में पहना जाता है, और ये सोने से बना होता है जो दुल्हन के पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओखरी को दुल्हन कमर बंद के रूप में पहनती है और दुल्हन की सुंदरता को बढ़ाता है। ये उर्वरता, समृद्धि और स्त्री की शक्ति का प्रतीक होता है, जो अपने राजस्थान का नहीं है। पहले पूरी बात सुन। असिस्टेंट प्रोफेसर में इंडिया का कल्चर आता है और ये अपने कमर में पहना जाता है। फिर तुम्हारा एक सवाल था ढीकरिया और कुछ था, वो जो है ढीकरिया, नाथद्वारिया, ये जो थे, ये पहली बात है 2016 के अंदर महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में आया था। और इसमें तूने कहा था कि ओढ़नियों के प्रकार, ये ओढ़नियों के प्रकार ही नहीं, ये है जो है मेवाड़ के अंदर प्रचलित सिक्कों के नाम है। हाँ, ओढ़नियों को लिखा हुआ होगा पर वो सिक्कों के प्रकार है, वो नॉट ओढ़नियों के प्रकार थे, वो सिक्कों के प्रकार थे। 2016 महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में ये सवाल आया था, ढिकरिया, पिंडरिया और नाथद्वारिया। तूने नाथद्वारिया शब्द काट दिया था, तुझे पता था कि नाथद्वारिया लिखा तो सर मेवाड़ के बता देंगे, इसलिए तूने नाथद्वारिया नहीं लिखा। मैं बता रहा हूं ना, तेरे मन के जो विचार थे सच बता, तो उसमें नाथद्वारिया था ना? था ना नाथद्वारिया? हाँ, तो वो सिक्कों, तू जानबूझ के उसमें नाथद्वारिया काटा था। अच्छा ठीक है, तो ये जो सवाल थे बच्चा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तुम्हें पता होते हुए भी तुम लेकर के आते हो। और रही बात, क्योंकि आप अच्छे होनहार बच्चे हो, क्लास में पढ़ते भी अच्छे हो, सवाल भी अच्छे होते हैं, पर कुछ सवाल अनावश्यक होते हैं। कल तुम लास्ट में बहस कर रहे थे
नागौर के अंदर नागौर शैली पढ़ रहे थे। नागौर शैली का हमने बेसिक वाली बात कर ली थी और अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपना जो अगली जो शैली आती है, एक शैली में तो मैं और समझा देता हूं, उसके बाद अपन आगे स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो मुझे थोड़ी बात बताओ कि अपने हाशिए के अंदर जो है हाशिए में पीले रंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाशिए में गुलाबी रंग का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? और हाशिए के अंदर बेल बूटे के चित्र कहां पर है? कहां पर थे? अलवर के अंदर थे। अच्छा ये बताइए मुझे कि प्रेम प्रसंग के चित्र हमें सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? बाकी प्रेम प्रसंग के चित्र मारवाड़ के बाद हमारे जैसलमेर शैली में भी मिलते हैं। हालांकि जैसलमेर में केवल एक ही प्रेम प्रसंग के चित्र मिलते हैं और वो मिलते हैं महेंद्र मूमल के चित्र। देखो मैं आपको एक शैली और समझा देता हूं, फिर अपन एक साथ लिखते हैं। विषय चल रहा था हमारा कला एवं संस्कृति, और कला एवं संस्कृति के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था चित्रकला। और चित्रकला में कल हमने लास्ट पढ़ा था मारवाड़ शैली के बारे में हमने पढ़ लिया था। मारवाड़ शैली के बाद अपने एक जैसलमेर से नागौर शैली के बारे में कुछ बातें बताई थी। नागौर शैली की कुछ बातें अपने लिखनी बाकी थी और फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं एक और शैली जिसका नाम प्यारी सी छोटी सी शैली है, जैसलमेर शैली। देखिए बच्चा, जैसलमेर शैली बहुत छोटी सी शैली है। जैसलमेर शैली में केवल और केवल हमें दो ही राजा याद रखने हैं। पहले नंबर पे जो राजा आ जाएगा यहां पर उसका नाम है हर राय, और एक राजा अपने को यहां पर रखना है मूलराज द्वितीय। दो राजा अपने को याद रखने, एक तो हर राय और एक मूलराज द्वितीय। जो पहले आता है उसके काल में क्या हो जाता है? अपने उदय हो जाता है। मतलब जैसलमेर शैली का उदय किसके काल में हुआ था? हर राय के काल में। और स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? मूलराज द्वितीय का काल अपने इसका स्वर्ण काल माना जाता है। मूलराज द्वितीय के काल में जैसलमेर शैली का गोल्डन पीरियड माना जाता है और हर राय के काल में इसका उदय हुआ था। फिर यहां पर कैसे रंगों का प्रयोग किया गया? तो जैसलमेर शैली में हमारे सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया वो स्वर्णिम रंग थे। स्वर्णिम रंगों का मतलब सुनहरे रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। वैसे अगर आप जैसलमेर को देखोगे ना तो जैसलमेर में जैसे किला बना हुआ है तो स्वर्णिम, वहां पर ज्यादातर बिल्डिंग है स्वर्णिम। अपने जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। तो वहां पर रंग भी कैसे प्रयोग में लिए हुए हैं? स्वर्णिम रंगों का प्रयोग किया गया है। नोट, और नोट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप यहां पर बैठे हो क्या कमाने के लिए? नोट कमाने के लिए। मैं आगे बोल पाता हूं क्या कमाने के लिए? नोट के लिए। दुनिया सब कुछ करती है किसके पीछे? नोटों के पीछे। बाकी ऐसा कोई थोड़ी है जो केवल सेवा के लिए काम करता है, नहीं है ना। अच्छा, तो नोटों के लिए काम करते हैं तो नोट इंपॉर्टेंट होते हैं सबकी जिंदगी में। आपके पास नोट हो तो क्या आप मुझे फ्री पॉकेट में दे सकते हो? क्या नहीं दे सकते हो? मैं आपको फ्री पॉकेट में कितने ही नोट देता हूं रोज। तो याद रखना आपने, ये इंपॉर्टेंट है कि इस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। राजस्थान की वह कौन सी चित्र शैली है जिस पर अन्य किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जैसलमेर शैली। बाकी राजस्थान की सभी शैलियों पर किसी न किसी शैली का कुछ न कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जैसलमेर शैली की सबसे खास विशेषता है। इसके अलावा हमें यहां पर किसके चित्र सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? मुम्मल के सौंदर्य के चित्र। जो अपने लोदरवा की राजकुमारी थी मुम्मल, उस मुम्मल के सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण मिलता है। गोविंद एक वो है ना, वो बनी ठनी की फोटो निकालना बढ़िया एकदम HD में फुल क्वालिटी वाली। तो मुम्मल के सौंदर्य का सर्वाधिक वर्णन किया गया है। कौन सी शैली के अंदर मुम्मल के सौंदर्य का वर्णन मिलता है? जैसलमेर शैली में। इसके अलावा अगर आपको मिल जाए कि कौन सी चित्र शैली है जिसमें महेंद्र मूमल की प्रेम कथा के चित्र हैं, तो पहली प्रायोरिटी जैसलमेर। यहां ध्यान रखना, पहली प्रायोरिटी जैसलमेर। अगर जोधपुर ऑप्शन में भी हो तो भी, क्योंकि महेंद्र मूमल के जो सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं वो महेंद्र मूमल के चित्र मुख्य रूप। देखो अपन ने वहां पर देखा कि वहां पर तो सभी प्रेम कहानियों के चित्र हैं, जैसे डोला मारू के चित्र भी हैं, जैसे महेंद्र मूमल के चित्र भी हैं, उजली जेठवा के चित्र भी हैं, पाबूजी चरित्र के चित्र भी हैं, सारे चित्र मिलते हैं। लेकिन महेंद्र मूमल की प्रेम कथा के चित्र जो है अपने जैसलमेर में भी मिलते हैं, जोधपुर में भी मिलते हैं। तो मुख्य रूप से अगर दोनों ऑप्शन में हो, ऐसी स्थिति में अपने जैसलमेर ही सही माना जाएगा।
बाकी तो देखो यहां पर और किसी के प्रेम के नहीं है, केवल महेंद्र मूमल के प्रेम के चित्र हैं। तो महेंद्र मूमल प्रेम के चित्र भी अपने को जैसलमेर शैली में मिलते हैं। और देखो अपने और जैसलमेर में तो यहां के चित्र कहां पर संग्रहित किए हुए हैं, तो यहां के चित्र संग्रहित हैं अपने जिनभद्र सूरी संग्रहालय में। और ये जिनभद्र सूरी संग्रहालय अपने कहां पर बना हुआ है, जैसलमेर के अंदर, जिसे अपन ज्ञानद्वीप संग्रहालय भी कहते हैं और जो अपने राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। तो देखो जैसलमेर कितनी बढ़िया शैली है, कुछ भी नहीं है। केवल एक तो बात याद रखनी, उदय किसके काल में हुआ, हर्राय। स्वर्ण काल किसका काल है, मूलराज। रंग कैसे प्रयोग में लिए गए, स्वर्णियम। और इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। और मुम्बल के सौंदर्य और महेंद्र मुम्बल की प्रेम कथा के यहां पर चित्र बने हुए हैं। और इसके अलावा यहां पर जो चित्र हैं उन्हें जिनभद्र सूरी संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। जैसलमेर में और कोई बात नहीं है। फिर आ जाती है अपने एक शैली, बड़ी सी शैली, जिसका नाम है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ शैली को ही अपन बोलते हैं कागजी शैली। कागजी शैली, ध्यान दीजिएगा, कागजी शैली की शैली को कहा जाता है किशनगढ़ शैली को अपन कागजी शैली बोलते हैं। देखो इसमें ऑप्शन के अंदर जब एग्जाम में पूछते हैं ना, तो ऐसे पूछ लेते हैं राजस्थान की वह कौन सी शैली जिसे कागजी शैली कहते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है उसमें अलवर। और अपन आगे जब हस्तकला पढ़ेंगे तो उसमें एक पोट्री पढ़ेंगे, जिसमें पोट्री के प्रकार आते हैं, जिसमें आती है ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री, सुनहरी पोट्री, पोखरण पोट्री, ऐसे पोट्री के प्रकार हैं। तो कागजी पोट्री अलवर की फेमस है। तो कागजी आते ही दिमाग में ज्यादातर अलवर ही छपता है, कि क्योंकि वहां पर जो पोट्री में जो वो खिलौने वगैरह पात्र बनाए जाते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं, जिसमें लिक्विड नहीं भरा जाता है, भरते ही वो पात्र टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो बिल्कुल पतले पतले ऐसे हल्के हल्के खिलौने बनाए जाते हैं। तो कागजी पोट्री अलवर की है, लेकिन कागजी शैली पूछे तो किस शैली को कहा जाता है, किशनगढ़ शैली को अपन कागजी शैली के नाम से जानते हैं। ये जो शैली है इसे अपन और किस नाम से जानते हैं, तो इसका उपनाम है बणी ठणी शैली। इसी का उपनाम है बणी ठणी शैली। इसी को कहते हैं राज्य की लोकप्रिय शैली। तो अपने राजस्थान की सबसे लोकप्रिय शैली भी कौन सी हुआ करती है, किशनगढ़ शैली, क्योंकि यहां पर महिला सौंदर्य का सबसे ज्यादा चित्रण है। महिला सौंदर्य का सबसे ज्यादा चित्रण, एक वो मोनालिसा की भी लगा देना, वो कुंभ वाली मोनालिसा मत लगा देना, है ना, हाँ कई कुंभ वाली मोनालिसा की फोटो लगा दे, मोनालिसा की लगा देना साथ में। तो बणी ठणी जो है, बणी ठणी शैली और लोकप्रिय शैली, इसे लोकप्रिय शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां महिला सौंदर्य का चित्रण है। और जहां पर महिला के सौंदर्य का वर्णन आता है वो महिलाओं को तो अपने आप ही बढ़िया लगती है। अगर बताओ तुम्हारी सुंदरता के बारे में बखान करें तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या, अरे हाँ करो, हाँ करो, हाँ लगेगा, नहीं लगेगा, किसको नहीं लगेगा, अच्छा तुम सुंदर नहीं होंगे इसलिए नहीं लगेगा, हाँ। बाकी और लड़कियों को इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि यहां पर जो है महिला सौंदर्य का चित्रण है, और महिला सुंदर महिला होती है तो इधर पक्ष को तो अपने आप ही बढ़िया लगने लगती है, तो इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें कोई सुंदर दिखते दिमाग खराब होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है ना, वेरी गुड। तो लोकप्रिय शैली, इसे बणी ठणी शैली के नाम से भी जानते हैं। यहां पर अपने एक ही राजा है और राजा का नाम है सावंत सिंह। और ये जो सावंत सिंह जी है, इन्हीं के काल में इसका क्या हो गया, उदय। इन्हीं के काल में इसका क्या माना जाता है, स्वर्णकाल। स्वर्णकाल भी इन्हीं का काल, उदय भी इन्हीं के काल में। तो किशनगढ़ शैली का उदय भी अपने सावंत सिंह के काल में, और इनका स्वर्ण काल माना जाता है वो भी अपने इन्हीं का काल माना जाता है। इस शैली के ऊपर किस शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो कांगड़ा शैली का। राजस्थान की वह कौन सी शैली है जिस पर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे राजस्थान की जिस शैली पर पड़ा है उसका नाम है किशनगढ़ शैली। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का सबसे अधिक प्रभाव हमें किशनगढ़ शैली के अंदर देखने को मिलता है। और देखिएगा यह शैली, या अपन कह सकते हैं इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। संप्रदाय पूछे तब तो वल्लभ संप्रदाय, शैली पूछे तो कांगड़ा शैली का प्रभाव, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। यहां श्री कृष्ण व राधा जी के चित्र हैं, यहां श्री कृष्ण व राधा जी के चित्र बने हुए हैं।
और श्री कृष्ण व राधा जी के सबसे ज्यादा चित्र बनवाए थे सावंत सिंह जी ने। सावंत सिंह जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। अब परम भक्त तो ये भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र बनाएंगे। इनकी एक प्रेमिका थी, इनकी प्रेमिका का नाम था रसिक प्रिया, जिन्हें बोलते हैं उत्सव प्रिया, या जिसे बोलते हैं अपन नागरमणि के नाम से, जिन्हें नागरमणि भी कहते हैं, जिसे उत्सव प्रिया भी के नाम से भी जाना जाता है। और उनके द्वारा जो है उनके इन्होंने सबसे ज्यादा चित्र बनाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते थे, वैसे ही अपने सावंत सिंह जी जो थे ये अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया से प्रेम करते थे। तो इन्होंने राधा रानी की तरह अपनी प्रेमिका के चित्र भी बनवाए और यहां पर राधा जी के चित्र भी इन्होंने बनवाए थे। इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण व राधा जी के सबसे ज्यादा चित्र बने हुए। और ये भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त बन गए कि इन्होंने अपना नाम ही बदल दिया, और इन्होंने अपना नाम बदल करके क्या कर दिया, नागरी दास। सावंत सिंह की जगह अगर तुम्हें नागरी दास लिखा हुआ मिल जाए ना, तो भी अपने चिंता नहीं करनी है। लास्ट मोमेंट पे तो इनको लगा यार अब तो अपने किशनगढ़ रहने ही नहीं है। अंत में तो ये किशनगढ़ को छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं। तो अंतिम समय में किशनगढ़ को छोड़कर वृंदावन गए। अंतिम समय अपने सावंत सिंह जी जो थे इन्होंने कहां पर बिताया, तो अंतिम समय इन्होंने वृंदावन के अंदर बिताया था। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव मुख्य रूप से 3 शैलियों पर पड़ता है। एक तो नाथद्वारा शैली पर, एक किशनगढ़ शैली पर, एक कोटा शैली पर। इसके अलावा यहां पर श्री कृष्ण व राधा जी के चित्र बने हुए हैं। और नागरीदास के चित्र, नागरीदास जो है ये सावंत सिंह जी का ही नाम हुआ करता है। फिर यहां पर पक्षी, पशु, पेड़ वगैरह क्या क्या है, तो अगर अपन यहां पर पक्षी की बात करें तो यहां का मुख्य पक्षी हो जाएगा मोर व बतख, क्योंकि मोर के चित्र तो थे ही, इसके अलावा सरोवर में तैरती हुई बतख के चित्र भी बनाए गए। पशु की बात करें तो यहां पर भी प्रमुख पशु हो जाएगा गाय। और यहां पर प्रमुख रंग कौन सा है, जो लड़कियों का सबसे फेवरेट रंग है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। और बताओ लड़कियों का फेवरेट रंग कौन सा है? पिंक। तुम्हें कैसे पता? अच्छा, धरती पर शॉपिंग वॉपिंग कराई तो नहीं है? कर भाई, पत्नी को शादी हो गई? पक्का? बच्चे? एक। अच्छा, तभी तो तैयारी अच्छे से कर पा रहा है। ठीक है, रंग देखो यहां पर मुख्य रंग कौन सा है? गुलाबी। अच्छा, ये है ना पहले की लड़कियों को पसंद आता था, आजकल तो कहां पसंद आता है गुलाबी। आजकल तो लड़कियों का फेवरेट रंग होता है ब्लैक। आजकल तो इन्हें कालिया पसंद आता है। तो अरे ब्लैक रंग ज्यादा फेवरेट होता है, पहले गुलाबी रंग हुआ करता था। पहले की लड़कियों का फेवरेट रंग था गुलाबी व सफेद। आजकल नहीं होता है ये गुलाबी व सफेद। तो अपने किशनगढ़ शैली के अंदर जो मुख्य रंग होगा वो रंग कौन सा हो जाएगा? गुलाबी व सफेद। और पेड़, यहां पर भी हमारे मुख्य पेड़ हो जाएगा केला। और देखो यहां पर नायिका की जो आंखें हैं, वो नायिका की आंखें कैसी हैं? खंजर के समान, खंजर के समान आंखें। खंजर के समान आंखें जानते हो क्या? वो एक पेंसिल आती है आईलाइटर, उस आईलाइटर से है आईलाइनर, हाँ सॉरी आईलाइनर। तो उस आईलाइनर से आपने देखा होगा कि इस प्रकार एक लंबी सी आंख बना करके, नहीं ये तो ज्यादा हो गया, इस प्रकार की एकदम खंजर जैसी आंख बनी हुई होती है, ऐसे लंबी सी। तो ऐसे खंजर के समान बनाते हैं ना, ऐसे खंजर जैसी। हाँ करो, हाँ ठीक है। तो खंजर जैसी अभी दिखा दूंगा मैं, फोटो लगा दी क्या? लगाना वो एक बार। क्यों? यही है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग। तो अच्छा देखो, वैसे अपन इस बनी ठनी की विशेषता यहां पर देखने वाले थे। ये देखो, आपको ये बनी ठनी दिख रही होगी, और ये हमारे सबसे सुंदर महिला है। और सुंदरता की जो सबसे खास विशेषता होती है, सबसे खास विशेषता क्या होती है? इनकी नुकीली नाक,
ऐसे बिल्कुल तीखी भलक नाक हो, लंबी ठोडी हो, पतला चिपका हुआ गाल हो, इस प्रकार खंजर जैसी आंखें हो, और ऐसी एकदम गोल ऐसी भौहें, और ऐसे आभूषणों से सुसज्जित, हाथ में ऐसे फूल लिए हुए, और ऐसे पारदर्शी वस्त्र, और बाकी इनकी विशेषताएं बहुत सारी। देखो मतलब यहां पर नारी सौंदर्य की विशेषता है, और अपने कल्चर के अंदर उस नारी को सबसे ज्यादा सुंदर बताया गया है जो मैंने आपको बताया था, कुपोषण की शिकार है। अपने कल्चर में जो कुपोषण की शिकार होती है उसे सबसे सुंदर मानते हैं। जिसका वजन 30 किलो हो, 35 किलो, 30-35 किलो वाली ज्यादा सुंदर होती है, 25 किलो वाली वो तो और ही ज्यादा सुंदर है, केवल उसके हाड़ के दिखे। तो इसकी जो सबसे खास सुंदरता की विशेषता बात करें बच्चों बनी ठनी की, तो इनका मूल नाम क्या है? वैसे इनका, अच्छा आपसे कभी पूछ ले बनी ठनी क्या है, तो अपने बताना कि बनी ठनी एक पेंटिंग है। बनी ठनी क्या है? एक पेंटिंग हुआ करती है। अच्छा इनका मूल नाम क्या है? तो इनका जो मूल नाम है वो है रसिक प्रिया। इसी को बोलते हैं अपने नागर मणि। इन्हीं को क्या कहते हैं? नागर मणि। क्योंकि सावंत सिंह जी ने अपना नाम नागरीदास कर दिया, इसलिए इनको कहता है नागर मणि। इन्हीं को कहा जाता है उत्सव प्रिया। तो बनी ठनी का मूल नाम हो जाएगा उत्सव प्रिया, रसिक प्रिया या नागरमणि। ये जो चित्र बनाया था इसके चित्रकार कौन हुआ करते हैं? इनके चित्रकार का नाम है निहाल चंद मोरध्वज। निहाल चंद मोरध्वज, इन्होंने इस पेंटिंग को बनाने का कार्य किया था। ये इनके मुख्य चित्रकार हुआ करते हैं। ये जो मतलब अपने भारत की सबसे फेमस पेंटिंग है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसमें जो प्रकाश में लेकर के आए थे उनका नाम है एरिक डिक्सन, और एक थे अपने फयाज अली। इसको प्रकाश में लेकर के आए थे एरिक डिक्सन व फयाज अली, ये इनको प्रकाश में लेकर के आए थे। एरिक डिक्सन, फयाज अली, चित्रकार का नाम निहाल चंद मोरध्वज, मूल नाम रसिक प्रिया, नागरमणि, उत्सव प्रिया। और बात करें तो इसको जो ना एरिक डिक्सन ने नाम दिया था, और एरिक डिक्सन ने इसको कहा था ये तो भारत की मोनालिसा है। तो भारत की मोनालिसा इसको कहने वाले व्यक्ति थे कौन? एरिक डिक्सन। ये मोनालिसा क्या है? तो ये विश्व फेमस प्रिंट है। ये विश्व की सबसे लोकप्रिय पेंटिंग है मोनालिसा। ये देख लीजिएगा, ये मोनालिसा की पेंटिंग, ये विश्व की सबसे लोकप्रिय पेंटिंग है। ऐसी मान्यता है कि आप जिस भाव से इसको देखोगे ओरिजिनल पेंटिंग को, वैसे ही भाव आपको दर्शाते हैं। चलो ये तो क्या कॉपी होते होते फोटो है, बाकी आप इसकी ओरिजिनल पेंटिंग को प्रेम भाव से देखोगे तो ये आपकी तरफ प्रेम बिखेरते हुए दिखेगी। आप गुस्से के भाव में दिखोगे तो ये आपको गुस्सा करते हुए देखेगी। तो आपने कैसी नजर से देखना है इसको? प्रेम से। आप अगर इसको प्रेम से देखोगे तो ये भी आपको प्रेम से। अच्छा इसको जिस तरफ से देखते हैं ये उसी तरफ देखती है। ये तुम्हारी तरफ देख रही है कि नहीं देख रही? सच बताना, देख रही है? ये तुम्हारी तरफ देख रही है कि नहीं देख रही है? तुम्हारी तरफ देख रही। इसको जो जिस दृष्टि से देखा, तुम्हारे को देख रही है सबको देख रही है। मतलब इसको हम जिस भाव से देखते हैं वैसे ही ये देखती है, और वैसी ये पेंटिंग है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये विश्व की सबसे लोकप्रिय पेंटिंग। अभी कुंभ के अंदर जो है एक महिला आई थी, बच्ची आई थी। कुंभ देखो, आप देखो उस बच्चे की किस्मत बदल गई है। 16 साल की फूल बेचने वाली, और केवल वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई फूल बेचते बेचते, क्योंकि लोग उनको इतना ज्यादा यूं मोनालिसा बना दिया, रील्स डाल दी, सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हो गई। अब वो फिल्म इंडस्ट्रीज में आ गई, जहां पहुंचने के लिए एडी चोटी का रहने देना गोविंद ये सामने वही मोनालिसा दिखा रहा है, मैंने देखी भी है। तो क्या दिखाऊं? ये मोनालिसा ही तो है। असली वाली देखो ना तुम्हें, नकली वाले को क्या करना है? तो कुंभ के अंदर किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिलता है, तो यहां पर भी मिला, और उस मोनालिसा की जिंदगी बदल गई। आज वो फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी एकदम सुपरस्टार बनने जा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो वापिस दूसरी बना लेंगे। अभी एक बार एंट्री हो गई ना तो हो गई, अब तो किस्मत बदल गई ना उसकी।
अच्छा देखो, अपने एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा। बाकी ये मोनालिसा नाम की जो पेंटिंग है, ये एक चित्रकार हुआ करता है, कोई लियोनार्दो विंची, उन्होंने ये मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा था। फिर याद रखना, 5 मई 1973 के दिन इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। और कितने रुपए का? 20 पैसे का इसके ऊपर डाक टिकट जारी है। ये पेंटिंग वर्तमान कहां पर रखी हुई है? तो वर्तमान अगर आपको ये पेंटिंग देखनी है तो राजपूताना म्यूजियम, और ये राजपूताना म्यूजियम कहां पर है? अजमेर। राजपूताना म्यूजियम अजमेर के अंदर आपको ये पेंटिंग देखने के लिए जाना पड़ेगा। इस पेंटिंग की एक प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब फोटोकॉपी, इसकी एक फोटोकॉपी प्रतिलिपि अपने कहां लगी हुई है? तो अल्बर्ट हॉल। और ये अल्बर्ट हॉल लंदन वाला नहीं है, ये अल्बर्ट हॉल है पेरिस, फ्रांस के अंदर। इसकी एक फोटोकॉपी अल्बर्ट हॉल पेरिस, फ्रांस के अंदर भी लगी हुई है। अब अपन इस मोनालिसा की विशेषता की बात करेंगे तो मैं सारी बातें लिखाऊंगा कि इनकी लंबी नुकीली नाक, नाक में वेसरी नामक आभूषण, खंजर जैसी आंखें, लंबी ठोडी, पतली कमर, लंबे केस, खींचे हुए वक्स, हाथ में कमल का फूल लिए हुए और पारदर्शी वस्त्र, ये सारी की सारी विशेषता हमें यहां पर भी देखने को मिलती है। पारदर्शी वस्त्र नागौर में भी थे, और नागौर में जो पारदर्शी वस्त्र थे उन्हें आर.एस. अग्रवाल ने पर्शियन ग्राउन की संज्ञा दी थी। तो आर.एस. अग्रवाल ने उन्हें पर्शियन ग्राउन बताया था, किसको? नागौर के अंदर जो पारदर्शी वस्त्र थे उनको। तो एक बार तो अपन थोड़ा सा पहले वो लिख लेते हैं, कल लास्ट नागौर लिखा था, नागौर में थोड़ी बातें रह गई थी। चित्र, नागौर के अंदर लिखो चित्र। और चित्र आपको पता ही है, हुक्का पीती हुई नायिका, हुक्का पीती हुई नायिका, हुक्का पीती हुई नायिका का चित्र। हुक्का पीती हुई नायिका का चित्र। आगे लिखो। ये डाक टिकट 101 बार तो बता दिया बच्चा, तुम वापस पूछ लेते हो, हर बार रोजाना आता है, रोजाना पूछ लेते हो डाक टिकट होता क्या है। कुछ नहीं होता है, ये डाक टिकट होता है। हुक्का पीती हुई नायिका। फिर लिखो वृद्धावस्था के चित्र, बुढ़ापे के चित्र भी अपने को यहां देखने को मिलते हैं। वृद्धावस्था के चित्र, हुक्का पीती हुई नायिका का चित्र, वृद्धावस्था का चित्र, वृद्धावस्था का चित्र। और लिखो अपने पारदर्शी, पारदर्शी वस्त्र, जिन्हें आर.एस. अग्रवाल ने पर्शियन ग्राउन कहा। कुर्सी पर बैठी, कुर्सी पर बैठी नायिका वे नीचे बैठे, नीचे झुंड में बैठे नायकों का चित्र, नीचे झुंड में बैठे नायकों का चित्र। बिना वस्त्रों के सरोवर में स्नान करती हुई नायिका के चित्र। स्नान करती हुई नायिका के चित्र, ये और लिख लो। सही है ना देवेश? फिर तो है क्या?
पर्शियन ग्राउंड ऐसे पारदर्शी कपड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी संज्ञा दी है पर्शियन ग्राउंड की मतलब है। हाँ, किशनगढ़ में भी आएगा ना, किशनगढ़ में भी आएगा, दोनों में आएगा। हाँ, पर वो पर्शियन ग्राउंड वो तो मैंने पढ़ाते समय बोला है, बाकी आर.एस. अग्रवाल ने यहां पर बताया था ना, नागौर में बताया था। किशनगढ़ में भी पारदर्शी वस्त्र है, यहां नागौर में भी है। तीसरा बचा नेमिनाथ जी का मंदिर है। कोई बात नहीं ओम प्रकाश, अपने ध्यान रखना है कि सुपासना चरित्रम देलवाड़ा नहीं दिलवाड़ा है ना, दिलवाड़ा के अंदर है। अच्छा हो गया। अब लिखो अपने जैसलमेर शैली, अब लिखो जैसलमेर शैली। छोटी सी शैलियां हैं ये तो, कल अपने ये टॉपिक पूरा कर देंगे। जैसलमेर शैली जैसलमेर शैली में लिखो सबसे पहले लिखो जैसलमेर शैली में ऐसे ही स्वर्णकाल उदयकाल दोनों लिख लो। हर राय के काल में इसका उदय हुआ और मूलराज के काल स्वर्णकाल माना जाता है। हर राय के काल में इसका उदय हुआ और मूलराज का काल इसका स्वर्णकाल माना जाता है। रंग ऐसे स्वर्णिम रंग, रंग लिखो स्वर्णिम रंग। सबसे खास बात तो यही है कि इस पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर लिखो मुमल के सौंदर्य का मुमल के सौंदर्य का सर्वाधिक वर्णन किया गया। मुमल के सौंदर्य का सर्वाधिक वर्णन या सर्वाधिक चित्रण किया गया। फिर लिखो महेंद्र मुमल की कथा पर आधारित, महेंद्र मुमल की कथा पर आधारित महेंद्र मुमल की कथा पर आधारित चित्र भी बनाए गए। आगे चित्रों को जिनभद्र सूरी संग्रहालय में संग्रहित किया गया, चित्रों को जिनभद्र सूरी संग्रहालय में संग्रहित किया गया। यहां के चित्रों को जिनभद्र सूरी संग्रहालय में संग्रहित किया गया। जिनभद्र सूरी संग्रहालय में संग्रहित किया गया। हो गया क्या? सबके हो गया? वेरी गुड। अगली शैली हेडिंग डालो किशनगढ़ शैली। अगली शैली हेडिंग डालो बच्चा किशनगढ़ शैली। है
नागौर पे प्रभाव पड़ता है, सारी शैलियों पर प्रभाव पड़ता है, केवल जैसलमेर के छोड़ करके सब शैलियों पर प्रभाव पड़ता है। उल्लेख इतना ही मिलता है उसके बारे में। किशनगढ़ शैली, कागजी शैली, किशनगढ़ शैली, कागजी शैली। किशनगढ़ शैली को अपन कागजी शैली, बनी ठनी शैली या लोकप्रिय शैली कहते हैं। अच्छा, इसको कागजी शैली क्यों कहते हैं, आपको पता है क्यों कहते होंगे इसको कागजी शैली? क्योंकि यहां पर कागज पर सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है। मतलब वसली, वसली बोलते हैं। वसली किसको कहते हैं? कागज होता है, उस कागज के नीचे की तरफ आटे की जो लोई होती है, उस आटे की लोई लगा करके उस कागज को थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर अच्छे से चित्र उखेरा जा सके और वो चित्र इतना जल्दी खराब नहीं हो। जैसे अपने होता ना सामान्य कागज के ऊपर आप जैसे कोई नोट्स वगैरह बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, आप 5 साल 7 साल बाद आप अपनी कॉपी को उसको खोल के देखते हो तो वो शायद धीरे धीरे फैल जाती है और वो कॉपी अजीब सी हो जाती है। लेकिन अगर कागज के नीचे लोई लगा दिया जाए आटे की और फिर उसके ऊपर जो चित्र वगैरह कुछ भी बना दें तो वो स्याही फैलती नहीं है, वो लंबे समय तक जो है वो चित्र एकदम वैसा का वैसा रहता है, उसे कहते हैं वसली। और यहां पर कागज पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए, इसलिए अपन इसको कौन सी शैली कहते हैं? कागजी शैली। वो वसली मैं लिखवाऊंगा आगे, क्योंकि वसली नामक, वसली पर चित्र अलवर में भी है और अपने किशनगढ़ में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा चित्र किशनगढ़ में है, इसलिए इसको कागजी शैली कहते हैं। तो उपनाम हो गया बनी ठनी शैली, कागजी शैली, लोकप्रिय शैली। लिखो सावंत सिंह, सावंत सिंह, ऐसे उदय व स्वर्ण काल लिख दो, या ऐसे लिखा हूं सावंत सिंह के काल में इस शैली का उदय हुआ तथा इनका काल इसका स्वर्ण काल माना जाता है। समझ गए? उदय व स्वर्ण काल, सावंत सिंह, उदय व स्वर्ण काल। फिर लिखो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का इस पर प्रभाव पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का इस पर प्रभाव पड़ता है। आगे इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय, इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के सर्वाधिक चित्र बनाए। भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के सर्वाधिक चित्र बनाए। भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के सर्वाधिक चित्र बनाए। आगे नागरीदास, नागरीदास नामकरण नागरीदास नामकरण भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण, नागरीदास नाम भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण पड़ा। सावंत सिंह को ही बोलते अपने नागरीदास, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण इनका नाम पड़ा। फिर लिखो, बाकी ये वृंदावन चले गए वो तो रहने दो, अंतिम समय में ये वृंदावन चले गए थे, इतने बड़े भक्त थे। फिर लिखो वो हिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, अपना राजस्थान का पार्ट कल्चर में आता ही नहीं, मृत्यु तो कहां पर हुई। अंतिम समय वृंदावन चले गए तो हो सकता है वहीं मरे होंगे। हाँ रहने दो। लिखो अपने आगे, पक्षी मोर बतख, पशु एक मोर बतख और एक वो ब्रह्मर। ब्रह्मर खैर पक्षी तो नहीं है, अलग से लिख लेंगे। भंवरा होता ना, भंवरा, वो छोटा सा उड़ता नहीं है क्या, उसके चित्र भी हैं यहां पर।
पक्षी मोर बतख, पशु गाय, रंग गुलाबी सफेद, मुख्य रंग है ये गुलाबी और सफेद, और पेड़ केला, और नायिका की आंखें खंजर के समान, नायिका की आंखें खंजर के समान। कल किस बात की छुट्टी है बाबू? कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई इसलिए? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर चल गया है। रात को हम सब सो रहे थे, उस समय 1:40 पर 26 मिसाइलें दागी गई थी। भारत ने पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर दिया है। सिंदूर को लोग हल्के में लेते हैं, सिंदूर के नाम से ही ऑपरेशन चलाया है। और मैं हमेशा से कहता था कि सिंदूर खतरे का प्रतीक होता है, इस बार खतरा पाकिस्तान वालों के लिए हुआ है। अब थोड़ा लंबा जंग छिड़ सकती है, लंबा युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान भी या तो एक्शन करेगा, नहीं करेगा तो हो सकता है कि ये यहीं खत्म हो जाए, और पाकिस्तान ने थोड़ा और हो सकता है कि वो अपने बचाव के लिए कि करे ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं करे, खेल बॉल बुला के रुक जाए, तब कुछ नहीं होएगा। अच्छा, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कौन जोधपुर छोड़ के चला जाएगा? कौन कौन यहां से चला जाएगा? अच्छा, आप। कौन कौन ऐसा है जो युद्ध भी होगा तो मरेंगे तो मातृभूमि के लिए यहीं मरेंगे? अच्छा, मेरी प्राणेश्वरी भी कल कह रही थी कि यार ये लड़ाई हो जाएगी ना तो तुम है ना, जोधपुर से तो बहुत नजदीक है, जोधपुर तो छोड़ करके और यहीं आ जाना, और अपने तो गांव रहेंगे, वहां तो क्या सिटी है तो वो मिसाइलें भी गिराएंगे तो सिटी में गिराएंगे। मैंने कहा डोपी इतना कमजोर समझा है मैं? मरेंगे तो हम यहीं मरेंगे, जिएंगे तो यहीं। पागल हो क्या? ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा ही करते हैं। लड़कियां डरती तो बहुत जल्दी है। ये जो लड़कियां हाथ खड़ा कर रही ना, ये हाथ में चपली लेकर सबसे पहले ये भागेगी, और ऐसा होएगा नहीं, क्योंकि हमारे भारत की सेना बहुत ताकतवर है और हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। और पाकिस्तान नहीं करेगा रिएक्शन, क्योंकि उसको पता है कि भारत से लड़ाई लड़ने का मतलब पीओ को भी जाएगा और पिटाए जाएंगे जो और अलग से, क्योंकि 3 बार पहले ही पीटे गए, चौथी बार इतनी पिटाई होगी। बलूचिस्तान का उनको सबसे ज्यादा खतरा है कि उनको ये लग रहा है कि भारत इस जंग का फायदा उठाकर बलूचिस्तान को अलग देश ना बना दे, फिर अपने पास केवल सिंध और पंजाब प्रांत के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए नहीं लड़ेगा, नहीं होएगा युद्ध, आप देख लेना, कुछ भी नहीं होएगा। पाकिस्तान एक मिसाइल नहीं दागेगा भारत के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि अब अगर एक मिसाइल हमने दाग देना फिर नहीं छोड़ेगा, फिर अपना बलूचिस्तान चला जाएगा अपने से। लिखो आगे। नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण, नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण इस शैली में किया गया। मतलब नारी का बहुत रहस्यमय चित्रण किया गया, सुंदर चित्रण किया गया, नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण किया गया। अब नारी सुंदरता में क्या क्या बताया? हाँ, नारी सौंदर्य में लिख लो आभूषण से सुसज्जित महिला, आभूषण से सुसज्जित महिला, आभूषण से सुसज्जित महिला, इसमें आभूषण एकदम बढ़िया सुसज्जित है। फिर लिखो नुकीली नाक, नुकीली नाक, ये भी आते हैं, नुकीली नाक, लंबा केस, खींचे हुए वक्स कहां पर है? तो लिख लो अपने यहां पर नुकीली नाक, नाक एकदम तीखी भलक होनी चाहिए, नुकीली नाक, लंबे केस, केस कैसे होने चाहिए? लंबे, लंबी गर्दन, खींचे हुए वक्स, पारदर्शी वस्त्र,
पतली कमर, नुकीली नाक, लंबे केस, लंबी गर्दन, खींचे हुए वक्ष, पारदर्शी वस्त्र, पतली कमर। ने? मुर्गा बनिया, मुर्गा बन जा, खड़ा हो जा, मुर्गा बन जा। तेरे को नहीं पता है क्या ही कर रहा है? अबे डोपा, जब मैंने तेरे को गौड़ीय संप्रदाय पढ़ाया था, तब गौड़ीय संप्रदाय पढ़ाते समय मैंने मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी पढ़ाए। तब मैंने कहा मदन मोहन जी करौली में चरणों की पूजा होती है, गोपीनाथ जी के यहाँ वक्ष की पूजा होती है। और उस समय मैंने कहा था कि आगे किशनगढ़ शैली में फिर वक्ष आएगा, वहां मत पूछना। ये बात भी मैंने बोली थी वहां पर, और फिर भी पूछ रहा है। मुर्गा बन, मुर्गा बन। बस बस, अरे किसे दोस्त हो तुम इसको आदर बढ़ाओ बढ़ाओ, ऐसे क्या करते हो? पतली कमर लिख लिया। अच्छा फिर लिखो प्रमुख चित्र। हमें किशनगढ़ शैली में प्रमुख चित्र कौन कौन से मिलेंगे? पहला लिखो बनी ठनी का चित्र, प्रमुख चित्र बनी ठनी। हाँ, बनी ठनी के चित्र। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कोई भी देश में लड़ाई होती है ना, तो वो सिटियों के ऊपर या फिर ऐसी आम पब्लिक पर हमला नहीं करते हैं, जनता को नहीं मारा करते हैं। ये युद्ध के भी नियम होते हैं। जैसे रशिया ने आक्रमण किया था ना, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो वो ज्यादातर मिलिट्री को ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि चलो युद्ध होता है तो होता ही है, पर अब ये गुड्डी कह रही है कि सर मैंने मेरे पापा को आज ही बोला कि सर हम जोधपुर से चले जाते हैं, तो तू जा चपलियां ले आंख में, माथे पे रख के भाग यहां से, क्या पता पहली मिसाइल तेरे पे ही गिर जाए बाबूड़ा। तो इतना डरने की क्या जरूरत है? भारत में रहते हुए अगर आप डरते हो तो फिर आप किसी देश में सुरक्षित नहीं रह सकते हो। अपना इतनी मजबूत सेना, इतना मजबूत मामला, फिर भी डर रहे हो तुम। बनी ठनी लिखो, बनी ठनी में ये एक पेंटिंग है, बनी ठनी में लिखो ये एक पेंटिंग है, यह एक पेंटिंग है। चित्रकार का नाम लिखो निहाल चंद मोरध्वज। चित्रकार का नाम लिखो निहाल चंद मोरध्वज। निहाल चंद मोरध्वज। आगे मूल नाम रसिक प्रिया, नागरमणि, उत्सव प्रिया। इनका मूल नाम क्या है? तो मूल नाम लिखो मूल नाम लिखो रसिक प्रिया, नागरमणि, उत्सव प्रिया। ये सावन सिंह जी की प्रेमिका थी, इन्होंने अपनी प्रेमिका की फोटो बनाई थी, बहुत प्रेम करते थे इनसे। फिर लिखो प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली। प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। फिर लिखो 5 मई 1973 को इस पर 5 मई 1973 को इस पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 5 मई 1973 को इस पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। फिर लिखो वर्तमान में यह पेंटिंग
राजपूताना, वर्तमान में यह पेंटिंग राजपूताना संग्रहालय अजमेर में रखी है। राजपूताना संग्रहालय अजमेर में रखी है। प्रतिलिपि लिख देना अल्बर्ट हॉल पेरिस में। भाई निशांत, चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाएं करती है ना, अविवाहित लड़कियां। प्रतिलिपि अल्बर्ट हॉल पेरिस में रखी हुई है। अपने बनी ठनी की प्रतिलिपि कहां पर है? अल्बर्ट हॉल पेरिस के अंदर रखी हुई है। तो अपने मेन चित्र तो यहां पर किसका है? बनी ठनी का चित्र है। किशनगढ़ शैली का जो सबसे मुख्य चित्र है वो बनी ठनी का चित्र ही है। फिर लिखो दूसरा चित्र। अच्छा, ये नोट डाल के ये भी लिख दो, मोनालिसा का चित्र लियोनार्दो विंची ने बनाया। लियोनार्दो विंची ने बनाया। लियोनार्दो विंची ने बनाया। नोट डाल के लिख लो, मोनालिसा का चित्र लियोनार्दो विंची ने बनाया। फिर यहां का दूसरा प्रमुख चित्र कौन सा है? चांदनी रात। चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी, एकदम चांदनी रात है जिसके अंदर रासलीला करते हुए चित्रण है, खेल क्रीड़ा करते हुए चित्रण है, जिन्हें अपन कहते हैं चांदनी रात की संगोष्ठी के चित्रण। संगोष्ठी के अंदर क्या की जाती? खेल क्रीड़ा, मतलब रासलीला की हुई। खेलते हैं ना चांदनी रात को, ऐसे रात में, उसे कहते हैं चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र। लिख लो, चित्रकार कौन है? अमरचंद। यह चित्र किसने बनाया? अमरचंद ने। अमरचंद ने बनाया। चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र किसने बनाया? अमरचंद ने। अच्छा, खेल क्रीड़ा के चित्र आपसे पूछ ले कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं? किशनगढ़ शैली में, क्योंकि ये संगोष्ठी के अंदर रात्रि, चांदनी रात के अंदर रासलीला व खेल क्रीड़ा होती है जिसका चित्रण है। फिर अपने और कौन कौन से चित्र हैं यहां पर? फिर अपने अन्य छोटे छोटे चित्र जिसमें केवल नाम पूछते हैं, जैसे फूलों से भरे हुए सरोवर के चित्र, भ्रमर के चित्र, नाविक के चित्र, मतलब नाव चलाते हुए नाविक के चित्र, और ऐसे मतलब सरोवर के अंदर तैरती हुई बतख के चित्र, ऐसे मतलब बेसिक अन्य छोटे छोटे से चित्र लिखो। अन्य चित्र करके लिख लो, अन्य चित्र। किशनगढ़ शैली में अपने अन्य चित्र, अन्य चित्रों में लिखो। जैसे लिखो भ्रमर के गीत, भ्रमर के चित्र, भ्रमर कर दो या भंवरा कर दो, भंवरे के चित्र, भंवरे के चित्र, मतलब ऐसे भंवरे इधर से उधर उड़ रहे हैं, भ्रमर इधर से उधर उड़ रहे हैं, भ्रमर के चित्र या भंवरे के चित्र। फिर लिखो फूलों से भरे हुए सरोवर के चित्र, फूलों से भरे हुए सरोवर के चित्र, फूलों से भरे हुए सरोवर के चित्र। फिर लिखो नाविक का चित्र, मतलब कोई नाव चला रहा है, नाविक का चित्र। फिर लिखो रंग बिरंगे उपवन के चित्र। उपवन का मतलब होता है पार्क, बगीचा, अपन कह सकते हैं उपवन, मतलब क्या बोलते हैं उपवन, कैसे कहें? गार्डन, गार्डन, उद्यान। लिखो रंग बिरंगे उपवन के चित्र, रंग बिरंगे उपवन के चित्र। उस उपवन के अंदर दंपत्ति के घूमते हुए चित्र, मतलब एक महिला और पुरुष दोनों घूम रहे हैं जिनके पास फंवारे चलते हुए, ऐसे। तो लिख लो दंपत्ति, दंपत्ति के भ्रमण के चित्र, भ्रमण का चित्र। कोई दंपत्ति है, दंपत्ति का मतलब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उपवन के अंदर घूम रहे हैं, ऐसा चित्र हो सकता है। सावंत सिंह जी और बनी ठनी घूम रही हो, उन्हीं के चित्र हो, लेकिन अपने कहते हैं कि दंपत्ति का चित्र अपने इस शैली के अंदर देखने को मिलता है।
फिर लिखो चित्रकार। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? चित्रकार बहुत बढ़िया बढ़िया है। एक तो अभी अपन ने देखा है निहाल चंद मोरध्वज, एक तो आपको याद ही है मोरध्वज। मोरध्वज से याद रख लेना, एक और नाम है यहां पर सूरध्वज। एक मोरध्वज, एक सूरध्वज। एक आ जाता है यहां पर लाडली दास, नागरी दास यहां के राजा का नाम, तो चित्रकार का नाम है लाडली दास। और छोटू, जो अपने घर में छोटू होता है वही सबसे ज्यादा क्या होता है? लाडला। बदन सिंह, बदन सिंह, सवाई राम, सवाई राम, रामनाथ, नानक राम। देखो बच्चों, नानक राम अलवर में, और नानक आ जाए तो किशनगढ़, नानक राम, भंवरलाल, भंवरलाल। और अमरचंद तो है ही, अमरचंद। ये सभी हमारे किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। मोरध्वज, सूरध्वज, लाडली दास, छोटू राम, बदन सिंह, सवाई राम, रामनाथ, नानक राम, भंवरलाल और अमरचंद। ये हमारे किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और इसी के साथ आपकी किशनगढ़ की शैली होती है समाप्त। किशनगढ़ के बाद अगली शैली हेडिंग डालो बीकानेर शैली। किशनगढ़ के बाद अगली शैली आ जाती है अपने बीकानेर शैली। याद रखना चित्रकारों के नाम मोरध्वज, सूरध्वज। मोरध्वज का निहाल चंद मोरध्वज, फिर सूरध्वज, लाडली दास, छोटू, बदन सिंह। बदन सिंह भी आप पूछा हुआ है, वैसा यहां पर महिला के बदन का वर्णन है तो बदन सिंह याद रख लेना। सवाई राम, रामनाथ, नानक राम, भंवरलाल और अमरचंद। अच्छा, वो वसली भी लिख लो आप यहीं पर नोट डाल के, वसली के बारे में थोड़ी सी बात लिख लो। वसली, वसली, वसली में लिख लो कागज पर आटे की लुगदी लगाकर, आटे की लुगदी या लई लगाकर, कागज पर आटे की लुगदी लगाकर कागज पर आटे की लुगदी लगाकर उस पर चित्रण करने की कला, उस पर चित्रण करने की कला। ऐसा पतला कागज होता तो वो अच्छा चित्र नहीं बनता, उसको मोटा करते हैं आटे की लुगदी लगा करके, फिर उस पर जो चित्र बनाए जाते हैं वैसे चित्र बनाने की कला को कहते हैं वसली कला। हाँ, वेसरी लिख लो। नायिका की आंख, वो अपने आभूषण तो लिखे ही था, चलो लिख लो। नायिका की नाक में, नायिका की नाक में वेसरी, नायिका की नाक में वेसरी आभूषण। वो जो एक आभूषण दिख रहा था ना तुम्हें, वो वेसरी था इनकी नायिका की आंख में। नायिका की नाक में वेसरी आभूषण। अब आ जाते हैं अपन बीकानेर शैली के अंदर। अगली चित्र शैली बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र शैली अपनी बड़ी शैलियों में दो ही शैलियां बची, एक तो जयपुर शैली, एक बीकानेर शैली, एक बूंदी। तीन शैलियां बड़ी बड़ी और है, बाकी तो फिर दो छोटी छोटी शैलियां हैं, कुछ भी नहीं है ज्यादा उनमें। बीकानेर शैली की भी थोड़ी सी विशेषता है। ये देखो अपने बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में अपने दो राजा याद रखने हैं, एक राजा और दो राजा। याद हो गए दोनों राजा? कौन कौन है? एक राजा का नाम है राय सिंह, ये पहले नंबर पे कौन आ रहे हैं? राय सिंह। और दूसरे नंबर पे आता है अनूप सिंह। अपने को बीकानेर में और कुछ भी याद नहीं रखना, केवल ये दो ही राजा याद रखना, एक तो राय सिंह, एक अनूप सिंह। जो पहले आता है उसके काल में क्या हो जाता है? इसका मतलब बीकानेर शैली का उदय किसके काल में हो जाएगा?
राय सिंह के काल में। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने 1610 में भागवत पुराण पर चित्र बनवाए। इन्होंने 1610 में भागवत पुराण पर चित्र बनाए। और ये जो बच्चों भागवत पुराण पर इन्होंने चित्र बनाया, ये बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। अगर आपसे पूछे कि बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, भागवत पुराण। इसके अलावा राय सिंह जी अकबर के बहुत चाहते थे। अकबर इनको जहां भेजते थे वहीं पर ये चले जाया करते थे। तो अकबर ने इनको मनसबदारी भी प्रदान करी। अकबर के मतलब मान सिंह के बाद सबसे ज्यादा विश्वसनीय कोई व्यक्ति थे तो वो राय सिंह जी थे। तो अकबर ने एक बार इनको लाहौर भेजा था। जब ये लाहौर गए तो वहां पर इन्होंने एक गजब की कला देखी, चित्रकला, जिसका नाम था उस्ता कला। इस उस्ता कला को इन्होंने देखा, यार क्या किया जा रहा है, तो ऊंट की खाल पर चित्र बनाए जा रहे हैं। इनका यार ये तो जोरदारी मामला है, एक काम करो, इनको तो अपने बीकानेर लेके चलेंगे। तो इस कला को इन्होंने बीकानेर लाने की सोची। तो वहां पर इन्होंने दो चित्रकारों से संपर्क किया। एक का नाम था अली रज्जा और एक का नाम था नुसरुद्दीन। नुसरुद्दीन हालांकि कई कई किताबों में बताते हैं 7 चित्रकारों को अपने साथ लेकर के आए थे, पर नाम इन दोनों का मिलता है, अली रज्जा और नुसरुद्दीन। इन दोनों को इन्होंने कहा यार आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा, कि अपने बीकानेर। क्या करेंगे, कि वहीं उस्ता कला पर चित्र बनाएंगे। तो राजस्थान में सर्वप्रथम उस्ता कला, जिसे अपन बच्चों बोलते हैं मुनवती कला, इस उस्ता कला या मुनवती कला को राजस्थान में लाने का श्रेय किस शासक को जाता है, राय सिंह को। ये कौन कौन से दो चित्रकारों को अपने साथ लेकर के आ गए, अली रज्जा और नुसरुद्दीन, दोनों को अपने साथ लेकर के आ गए। फिर अनूप सिंह आता है, और जो बाद में आता है उसका काल कैसा पीरियड माना जाता है, तो बीकानेर शैली का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है अनूप सिंह का काल। अनूप सिंह के काल में क्या हुआ था, ये जो है इन्होंने देखा यार उस्ता कला पर जोरदार काम चल रहा है, तो इन्होंने इस कला को और बढ़ावा दिया। तो उस्ता कला का जो स्वर्ण काल माना जाता है, उस्ता कला पर सर्वाधिक कार्य, उस्ता कला पर सर्वाधिक कार्य इनके काल में हुआ। इनको लगा यार इस कला को और बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए। तो ये फिर लाहौर जाते हैं और लाहौर से पूरा का पूरा एक उस्ताद परिवार को यहां पर ला करके बसा देते हैं, और पूरे के पूरे उस्ताद परिवार को ला करके बसाए, जिसमें बहुत सारे उस्ताद परिवार के व्यक्ति यहां पर आ गए। तो उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं उन्हें उस्ताद बोलते हैं, और इन उस्तादों को राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है अनूप सिंह को। वापिस सुनना, उस्ता कला का स्वर्ण काल भी पूछे तो किसका काल माना जाता है, अनूप सिंह का। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल पूछे तो भी अनूप सिंह का काल। अनूप सिंह के काल में 3 चित्रकार थे जिन्हें कहा जाता है त्रिगुट। इनके समय 3 चित्रकार थे जिन्हें क्या कहा जाता है, त्रिगुट। अब त्रिगुट में कौन कौन शामिल नहीं है, मेरा आप लोगों से ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि कौन सा चित्रकार त्रिगुट में शामिल नहीं है, आराम से बताना ना। अली रज्जा, हसन उस्ता, नुसरुद्दीन, हाथ खड़ा कर देना, रामलाल। इनमें से कौन है जो हमारे उस्ता कला के त्रिगुट में शामिल नहीं है, हाथ खड़ा करना है। ठीक है, जिन जिनको लगता है कि अली रज्जा त्रिगुट में शामिल नहीं है वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, 1-2 जनों को अली रज्जा लगता है। जिन जिनको हसन लगता है कि हसन नहीं है वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, 2, 4, 5, 6, 7, 8 जनों को हसन भी लगता है। अच्छा, जिसको नुसरुद्दीन लगता है वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, नुसरुद्दीन, आप इतने जनों को नुसरुद्दीन लगता है। अच्छा, जिनको रामलाल लगता है वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, रामलाल, बहुत सारों को रामलाल भी लगता है, और कुछ को कुछ लगता ही नहीं है, ये भी बढ़िया है। जिनको कुछ भी नहीं लगता वो बहुत बढ़िया बालक हैं। तो याद रखना, अपने जो है त्रिगुट में शामिल कौन है, तो नहीं है, तो इसमें नुसरुद्दीन नहीं है। आपकी राह बहुत ज्यादा कठिन हो गई है, तो आपकी राह को आसान बना देते हैं। रे से रामलाल, ये रामधने कहां इनके बीच में फंस गया अकेला। ऐसे अली रज्जा, और है से हसन उस्ता। ये तीनों ही जो चित्रकार हैं, ये तीनों चित्रकार किसके दरबारी चित्रकार भी थे, अनूप सिंह के दरबारी चित्रकार भी रहे थे।
जो ये तीनों इनके दरबारी चित्रकार भी थे, इन्हें ही अपन कहते हैं त्रिगुट। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे त्रिगुट नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अनूप सिंह के दरबारी चित्रकार थे। उस्ता कला का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? अनूप सिंह का काल माना जाता है। उस्ता कला को राजस्थान में कौन लेकर के आए थे? राय सिंह लेकर के आए थे। कौन सी चित्रकला जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम चित्रकार हैं? अपने बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम चित्रकार देखने को मिलेंगे। तो बीकानेर जो चित्र शैली है, इसमें आपको मुस्लिम चित्रकार सबसे ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। अब देखो, हमारे यहां पर प्रमुख चित्रों की बात करें तो प्रमुख चित्र होंगे दो। बीकानेर शैली में प्रमुख चित्र अपने दो ही आएंगे। एक तो आ जाएगा उस्ता कला के चित्र और एक आ जाएगा मथेरण कला के चित्र। उस्ता कला के चित्र और मथेरण कला के चित्र। उस्ता कला जिसे अपन कौन सी कला भी कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं, अभी बताया मैंने, मुन्नवती कला। उस्ता कला को अपन क्या कहते हैं? मुनवती कला। ये उस्ता कला या मुनवती कला में होता क्या है? तो ऊंट की खाल पर स्वर्णियम चित्रकारी होती है। ऊंट की खाल पर स्वर्णियम चित्रकारी की जाती है। किसके ऊपर? उस्ता कला के ऊपर। ये उस्ता कला मूलतः कहां की है? तो ये कला मूलतः ईरान की है। ये कला मूलतः ईरान की है। मुगल बादशाह अकबर इस कला को कहां लाए थे? अकबर इसे लाहौर लेकर के आए थे। और लाहौर से अपने राजस्थान में इस कला को कौन लेकर के आ गए थे? राय सिंह अपने राजस्थान में लेकर के आ गए थे। इस कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? अभी बताया मैंने, कलाकार क्या कहलाएंगे? अपने उस्ताद कहलाते हैं। इसके जो सबसे फेमस उस्ताद हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनका नाम क्या हुआ करता है? इनके सबसे प्रसिद्ध कलाकार हुए, उनका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। और हिसामुद्दीन उस्ता इसके इतने फेमस कलाकार हैं कि इन्हें भारत सरकार द्वारा 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उस्ता कला, मुनवती कला, ऊंट की खाल पर स्वर्णियम चित्रकारी की जाती है, ये कला मूलतः ईरान की है। और अकबर इस कला को लाहौर लेकर के आए थे। कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता है। और हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार। फिर देखो, इस कला का एक प्रशिक्षण केंद्र खुला हुआ है बीकानेर में, जिसे कहा जाता है कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। तो कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर, और ये कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर किसके लिए खुला हुआ है? तो उस्ता कला के ट्रेनिंग सेंटर, उस्ता कला के प्रशिक्षण है तो इसको खोला गया था। इस कला के एक प्रसिद्ध कलाकार हुए थे जिनका नाम था जालिम उस्ता। और जालिम उस्ता नाम के जो कलाकार थे, उन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में स्वर्णियम चित्रकारी की। इसी कला का एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था जालिम उस्ता। उन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर के अंदर जो है चित्रकारी करने का कार्य किया था। फिर एक था इलाही बख्श उस्ता। इलाही बख्श उस्ता, और ये इलाही बख्श उस्ता जो है, इन्होंने गंगा सिंह जी का, बीकानेर के महाराजा हुए हैं गंगा सिंह जी का चित्र बनाया था। ऊंट की खाल के ऊपर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र बनाया। और वर्तमान में यह चित्र कहां लगा हुआ है? यूएनओ के मुख्यालय के अंदर। आप संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय देखोगे 1945 के अंदर, जिसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। उस संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के अंदर अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र लगा हुआ है, ऊंट की खाल पर बना हुआ। क्योंकि गंगा सिंह जी अंग्रेजों के बहुत ज्यादा चाहते थे, अंग्रेजों के एकदम सबसे खासम खास राजस्थान के। तभी तो राजस्थान में सबसे पहले चार्टर प्लेन, भारत में सबसे पहले चार्टर प्लेन गंगा सिंह जी लेकर के आए थे अंग्रेजों से। तो यूएनओ में गंगा सिंह जी का चित्र लगा हुआ है, ऊंट की खाल पर बना हुआ है, जो कि इन्होंने बनाया था, इलाही बख्श के द्वारा बनाया गया है। तो याद रखना बच्चों, उस्ता कला या मुनवती कला, इसमें क्या किया जाता है? ऊंट की खाल पर स्वर्णियम चित्रकारी। ये कला मूलतः कहां की है? ईरान की है। इसे लाहौर कौन लेकर के आए थे? अकबर लेकर के आए थे। इसके कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद। इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता को कब पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? 1986 के अंदर। और इसका ट्रेनिंग सेंटर है कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। कहां पर? बीकानेर के अंदर। और इसी का एक कलाकार है जिसका नाम है जालिम उस्ता, जिन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में स्वर्णिम चित्रकारी करने का काम किया। इलाही बख्श,
इन्होंने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का ऊंट की खाल पर स्वर्णिम चित्र बनाया जो वर्तमान यूएनओ के मुख्यालय के अंदर लगा हुआ है। ये इतनी बात अपने इसके अंदर याद रखना। फिर लिखो अपने इसके अंदर थोड़ी सी बातें, पहले लिखो बीकानेर शैली, फिर अपन मथेरण कला पर बात करते हैं, उस्ता कला के कुछ और कलाकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। उस्ता कला जीवित ऊंट पर नहीं होती है, जीवित ऊंट पर तो अपन हस्तकला में देखेंगे वो जो जट कतर कला कहलाती है, केवल वो जीवित ऊंट के बालों के ऊपर बालों को काट के उसमें डिजाइन बनाई जाती है। ये मरा हुआ ऊंट होता है, उसके खाल के ऊपर चमड़ी पर बनाई जाती है उस्ता कला। लिखो बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में सबसे पहली बात लिखो प्रभाव। अच्छा ये प्रभाव तो बताया नहीं मैंने। बीकानेर शैली में प्रभाव लिखो, किस किस का प्रभाव पड़ता है? एमडीपी का प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ता है? एमडीपी का प्रभाव पड़ता है। एमडीपी का मतलब क्या हो जाएगा? मुगल शैली, दक्षिण शैली और पंजाबी शैली, तीनों शैलियों का प्रभाव है एमडीपी। लिखो प्रभाव, मुगल शैली, दक्षिण शैली और पंजाबी शैली। सबसे पहले तो प्रभाव लिख लो, मुगल शैली, दक्षिण शैली और पंजाबी शैली का प्रभाव। अगर आपसे पूछे बीकानेर शैली, जैसे अपने प्रभाव पूछते ही हैं, मुगल शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव जयपुर, सबसे पहले प्रभाव अपने आमेर के ऊपर, जैसे मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव बूंदी पर, जैसे बूंदी व मुगल शैली का प्रभाव कोटा पर। तो अपने पूछ लेते हैं कि यहां पर किस किस का प्रभाव पड़ता है? मुगल शैली, दक्षिण शैली और पंजाबी शैली, तीनों का प्रभाव पड़ता है बीकानेर के ऊपर। मुगल शैली, दक्षिण शैली, दक्षिण मतलब दक्षिण भारत की शैली, और पी यानी पंजाबी शैली। आगे फिर लिखो बीकानेर में, फिर लिखो आगे बीकानेर में सामंती वैभव, बीकानेर में सामंती वैभव व महफिल के, बीकानेर में सामंती वैभव, सामंती वैभव वे महफिल के चित्र बनाए गए। सामंती वैभव वे महफिल के चित्र बनाए गए। तो अपने को यहां सामंती वैभव वे महफिल के चित्र भी देखने को मिलते हैं। आगे पहला राजा लिखो राय सिंह। अरे बाबू बता तो दिया, क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो? जीवित पे नहीं होता है, मरे हुए ऊंट पे सुनते नहीं हो क्या तुम? फिर लिखो, इसको इधर कर देना। पहला राजा हेडिंग डाल लो राय सिंह, और राय सिंह में ऐसे लिख लो उदय। राय सिंह में लिख लो उदय हुआ। बीकानेर शैली का उदय किसके काल में हो रहा है? अपने राय सिंह के काल में। आगे 1610 में भागवत पुराण ग्रंथ पर, 1610 में भागवत पुराण ग्रंथ पर भागवत पुराण ग्रंथ पर चित्र बनवाया। भागवत पुराण ग्रंथ पर चित्र बनवाया, जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है, जो बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। फिर लिखो लाहौर से उस्ता कला को, लाहौर से उस्ता कला को, लाहौर से उस्ता कला को राजस्थान लाए। लाहौर से उस्ता कला को राजस्थान लाए।
फिर लिखो दो चित्रकार अली रज्जा, दो चित्रकार अली रज्जा दो चित्रकार अली रज्जा व नुकरुद्दीन, नुसरुद्दीन नहीं, नुकरुद्दीन, 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 नुकरुद्दीन है, नुकरुद्दीन, नुकनुद्दीन एक ही है, नुकरुद्दीन, नुकरुद्दीन लिख लो, नुकरुद्दीन, नूरुद्दीन क्या है, लिख लो नुकरुद्दीन वे अली रज्जा को राजस्थान लाए, राजस्थान लाए। फिर लिखो अनूप सिंह, अनूप सिंह, फिर लिखो अनूप सिंह, अनूप सिंह में लिखो इनका काल स्वर्णकाल माना जाता है, इनका काल स्वर्णकाल माना जाता है। इनका काल स्वर्णकाल माना जाता है। उस्ता कला पर सर्वाधिक चित्र बनवाए, उस्ता कला के सर्वाधिक चित्र बनवाए। उस्ता कला के जो सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए वो इसी के काल में बनाए गए थे। फिर लिखो चित्रों को संग्रहित करने के लिए अनूप संग्रहालय का निर्माण करवाया, चित्रों को संग्रहित करने के लिए अनूप संग्रहालय का निर्माण करवाया। दरबारी चित्रकार त्रिगुट, दरबारी चित्रकार त्रिगुट कहलाते हैं। इनके दरबारी चित्रकार त्रिगुट कहलाते हैं। और त्रिगुट में कौन कौन शामिल है, तो ऐसे ही कर दो, आपकी राह कठिन हो तो राह को आसान बना देगा रामलाल, अली रज्जा और हसन। ये इनके दरबारी चित्रकार थे, रामलाल, अली रज्जा और हसन। रामलाल, अली रज्जा और हसन, ये इन्हीं के दरबारी चित्रकार थे। और ये उस्ता कला के जो चित्रकार होते थे ना, ये अगर कोई फोटो बनाते थे ना तो फोटो बना करके अपना नीचे नाम और तिथि अंकित कर देते थे। बाकी अपने राजस्थान की और किसी भी शैली में चित्रकार का नाम व तिथि अंकित नहीं मिलेगा। और हसन पहला चित्रकार था जिसने तिथि और नाम अंकित किया था, कि जैसे फोटो बना रहे हैं तो फोटो बना करके वो अपना नाम और तिथि अंकित कर देते थे। जैसे मानो सपोज करो ये जैसे अपने कोई फोटो बना रहे हैं, ये इसके ऊपर ये कोई कागज है नहीं, इसके ऊपर अपन क्या बना रहे हैं, फोटो। अब जैसे इसमें फोटो बना दिया अपने किसका, ये फोटो बना दिया अपने किसका, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एकदम हाथी और जोरदार वाला हाथी है ये। और अब इसके जो ना, इसकी जैसे फोटो बनाई है। अब पेंटर बाई कौन हो गया है यहां पर, ये जैसे मैंने फोटो बना दी तो ये मेरा नाम आ गया। अब जैसे फोटो कितनी तारीख को बनाई है, आज कितनी तारीख है, 7/5/25, 7 मई 2025 को फोटो बना दी। ऐसे चित्रकार फोटो बनाकर अपना नाम लिख देते हैं। आजकल अपने जैसे दीवारों पे तुम नहीं देखते हो, बहुत सारी दीवारों के ऊपर जैसे पेंटर अपनी कोई भी डिजाइन बनाने के बाद नीचे यहां पर लिखता है पेंटर बाई, और फिर बाद में अपना मोबाइल नंबर और लिख देता है। सब में आता है। जैसा आप पत्रिका भी छपवाओगे ना तो पत्रिका के अंदर भी जो है, पत्रिका के अंदर भी वो क्या कर देते हैं, अपना नीचे अपना प्रिंटर्स कहां पर हुआ उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख देता है। कहीं भी कोई अपन पेम्पलेट भी छपवाएंगे तो भी, और अपने जब कभी सभा वगैरह में, सम्मेलन वगैरह में जाता है वहां अपने को कोई पेम्पलेट दे दे तो फिर अपन पेम्पलेट जो मजबूत पेम्पलेट हो तो उसकी बार बार भोगड़ी बनाएंगे, सभा सुनेंगे,
दांत कुचलेंगे, वापस देखेंगे, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, नीचे प्रिंटर कहाँ हुआ, सब चीजें पढ़ लेते हैं बैठे बैठे। फिर वापस बोगली बनाएंगे, फिर जेब में रखेंगे, फिर कभी सिर कुचलेंगे, फिर वापस पढ़ेंगे। तो उसमें आप देखते हो नीचे उनका नाम वगैरह, पूरा एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ होता है। तो अपने जो बीकानेर एकमात्र शैली जिसमें इस प्रकार चित्रकार अपना नाम व तिथि अंकित करते थे ताकि उन्हें याद रखा जाए। अब जैसे ये पेंटिंग बन गई है, अब उत्कृष्ट एप्लीकेशन में जब तक ये क्लासें रहेगी तब तक अपना नाम रहेगा। समझ गए तुम? शाबाश। लिखो उस्ता कला या मुनवती कला। पहला कला हेडिंग डालो उस्ता कला या मुनवती कला। सर इसके 3 पेरी है क्या? ये आती स्पेशल है। लिखो उस्ता कला या मुनवती कला। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम चित्रकारी। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम चित्रकारी। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम चित्रकारी। फिर लिखो यह कला मूलतः ईरान की है। यह कला मूलतः ईरान की है। यह कला मूलतः ईरान की है। इस कला को अकबर लाहौर लाए। इस कला को अकबर लाहौर लाए। इसके कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। इसके कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। इसके कलाकार क्या कहलाते हैं? अपने उस्ताद कहलाते हैं। आगे फिर लिखो प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता। प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता 1986 में जिन्हें क्या दिया गया था? अपने पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उन्नीस सौ 86 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इस कला का प्रशिक्षण केंद्र केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। इस कला का प्रशिक्षण केंद्र केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहां पर बना हुआ है? अपने बीकानेर के अंदर। इस कला का प्रशिक्षण केंद्र केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर। केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर। फिर लिखो जालिम उस्ता नामक जालिम उस्ता नामक जालिम उस्ता नामक चित्रकार ने जालिम उस्ता नामक चित्रकार ने ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में जालिम उस्ता नामक चित्रकार ने ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में भित्ति चित्र बनवाए। स्वर्णिम चित्रकारी की। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में स्वर्णिम चित्रकारी की। स्वर्णिम चित्रकारी की। आगे इलाही बख्श ने इलाही बख्श ने इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह जी का इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह जी का महाराजा गंगा सिंह जी का
चित्र बनाया, महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र बनाया, जो महाराजा गंगा सिंह जी का चित्र बनाया जो यूएनओ के मुख्यालय में लगा है, यूएनओ के मुख्यालय में लगा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डालो, नोट। एकमात्र चित्र शैली जिसमें चित्रकार का नाम व तिथि अंकित, एकमात्र चित्र शैली जिसमें चित्रकार का नाम व तिथि अंकित हैं। एकमात्र चित्रकला जिसमें चित्रकार का नाम व तिथि अंकित हैं। किस चित्रकार ने बनाया, कब बनाया, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। फिर इसी में लिखो माथेरन कला के चित्र, माथेरन कला के चित्र, माथेरन कला के चित्र। माथेरन कला के चित्र, इसमें लिखो इसके लिए बीकानेर का जैन परिवार प्रसिद्ध है। माथेरन कला में लिखो इसके लिए बीकानेर का जैन परिवार प्रसिद्ध है। बीकानेर का जैन परिवार प्रसिद्ध है। बीकानेर का जैन परिवार प्रसिद्ध है। कौन सी कला के लिए, माथेरन कला के लिए। फिर लिखो इसमें देवी देवता, इसमें देवी देवता वे पौराणिक ग्रंथों का चित्रण किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों का चित्रण किया जाता है। ये जो माथेरन कला के चित्र हैं जिसमें देवी देवता और जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं उसके हमें चित्र मिलते हैं, इस कला को हम बोलते हैं, माथेरन कला के चित्र जो बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति, या जिसे अपन कहते हैं अरायस पद्धति, या जिसे अपन कहते हैं आला गीला पद्धति, या जिसे अपन कहते हैं प्लास्टर पद्धति। और इसी पद्धति को अपने शेखावाटी में कहते हैं पणा पद्धति, मतलब भित्ति चित्रण करना। देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं, महापुरुषों पौराणिक ग्रंथों के जो चित्र बनाए जाते हैं, वो जो है वो सारे के सारे हमारे कहां पर, मतलब यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसे शेखावाटी में हम पणा कहते हैं। बाकी इसके बहुत सारे नाम हैं। और इस शैली की कुछ विशेषता, जैसे रंग कौन से हैं, दोरों के चित्र क्या हैं, या फिर यहां पर जैसे एच मुलर आए तो उन्होंने यथार्थवादी चित्र बनाए, तो किसके यथार्थवादी चित्र बनाए थे, उन्हें कहां पर संग्रहित किया हुआ है। कुछ बातें अपने बीकानेर के अंदर और रह गई हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहना, मस्त रहना, सुरक्षित रहना, सतर्क रहना और अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।